आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में आप अक्सर देखते होंगे कि सांस के रोगी, अस्थमा जिसको बोलते हैं, अक्सर देखने को मिलते होंगे। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो या तो आनुवंशिक हो सकते हैं या एलर्जी हो सकती है, जैसे धूल, परागकण या पालतू जानवर के बाल इत्यादि से देखने को मिल सकता होगा, या बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम के साथ किसी को मानसिक तनाव की अगर रहता है तो भी अक्सर देखने को मिलता होगा। तो ये इसके मुख्य कारण है। बेसिकली अस्थमा 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है एलर्जिक अस्थमा और दूसरा होता है ब्रोंकियल अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा की जहाँ तक बात करें तो किसी न किसी एलर्जेंस के द्वारा ये प्रभावित होता है। और उस एलर्जेंस में होता क्या है कि जो आपका जो शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जनरली क्या करता है, किसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। पर इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिसको वो अपना दुश्मन समझ लेता है और उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी डेवलप करता है। इसको बोलते हैं आईजीई। और यही आईजीई जब दोबारा संपर्क में आते हैं संक्रमण के, तो उससे क्या होता है, एक जो हमारे शरीर की मास्ट कोशिकाएं होती हैं उनसे संपर्क में आता है और एक रसायन डेवलप करता है, इसका नाम है हिस्टामिन। और ये जो हिस्टामिन होते हैं, इसी की वजह से आपको नाक में इरिटेशन होना, खुजली होना, छींके आना, शरीर पे इचिंग होना, रैशेस होना, ये सारे चीजें देखने को मिल सकते हैं। अब जहां तक बात करें इसके फैक्टर्स की, तो इसमें ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलते हैं एलर्जिक अस्थमा। दूसरा, एलर्जिक अस्थमा के जो लक्षण की बात करें तो लक्षणों में बदलते मौसम के साथ सर्दी जुकाम का होना या नाक से पानी गिरना, सांस लेने में कठिनाई होना, कई बार सीने में जकड़न होना, इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। जहां तक बात ब्रोंकियल अस्थमा की है, तो ब्रोंकियल अस्थमा बेसिकली एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है शरीर का। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो नलियां हैं फेफड़े की, उसमें कोई पुराना संक्रमण रहा हो या कोई ऐसा इन्फेक्शन रहा हो जिसकी वजह से उसमें संकुचन रिलैक्सेशन न हो पा रहा हो, जिसकी वजह से ये आपको आगे देखने को मिलते हैं। और ये अस्थमा जो होते हैं, ये आनुवंशिक भी हो सकते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसको किसी को आपका स्मोकिंग हिस्ट्री रही है, किसी को अल्कोहल हिस्ट्री रही है, ओबीस पर्सन है, तो बहुत सारे, इवन वायु प्रदूषण में कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां कोई फ्लोर मिल में काम कर रहा है, जहां धूल धक्कड़ बहुत है, या कोई कोल माइंस में काम कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। अब जहां तक बात है इसके लक्षणों की, तो लक्षण दोनों में सेम होते हैं। छाती में जकड़न का होना, सांस फूलना, या कभी कभी लंबे समय तक खांसी का रहना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। जहां तक बात हम इसके जांच की करें, तो जांच में एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आईजीई लेवल चेक करते हैं, और चेस्ट एक्सरे होता है, उसमें देखते हैं कि कहाँ क्या कोई संक्रमण का स्थिति तो नहीं है, एक्सरे रिपोर्ट में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें बीइंग ए डॉक्टर, तो मैं ये अक्सर देखता हूँ कि होम्योपैथी में इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, वो अगर सही समय पे पेशेंट मिले तो काफी हद तक हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। जैसे बच्चों के केसेस बात करें, तो बच्चे अक्सर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के, अस्थमा के देखने को मिलते हैं। उसमें अगर शुरुआती लक्षणों के आधार पे दवा का चयन करते हैं और कुछ दिन तक कोर्स होता है, अगर वो प्रॉपर हो जाए तो काफी हद तक बच्चे ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है इन दवाओं से। एलोपैथी में जहां तक बात देखें तो वो एंटीबायोटिक दे देके उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। तो ऐसे केस में होम्योपैथी उसके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। जहां तक बात एडल्ट की करें, तो एडल्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि जो केसेस पुराने क्रॉनिक टिपिकल केसेस देखने को मिलते हैं, उसमें भी उसके सिम्टम्स में काफी हद तक हम रिलीफ दे सकते हैं। बहुत समय, लंबे समय तक कोई ब्रोंकोडायलेटर ले रहा है या कोई ऐसा स्टेरॉइड ले रहा है, तो उसको ये डोज हम कम करा देते हैं या उसके साइड इफेक्ट से उसको हम बचा सकते हैं। तो ऐसा हम होम्योपैथी की प्रैक्टिस में पिछले 10-12 सालों में देख रहे हैं। जो इस तरह केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें काफी हद तक सिम्टम उसके रिलीफ हो रहे हैं। और जो दवाइयों की बात करें, तो दवाइयां अगर एलर्जिक अस्थमा की बात करें तो आरसायोट, एलियमसिपा, सबाइडीला, सोरानम, ये एलर्जिक अस्थमा में ज्यादा देखने को मिलती हैं। जहां तक बात ब्रोंकियल अस्थमा की है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में क्रॉनिक होता है, तो क्रॉनिक होने के साथ साथ इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि इसके पीछे क्या वजह रही है, किस तरह के फैक्टर में रहा है, क्या स्ट्रेस लेवल रहा है, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ता है। इसके बिहाफ पे दवा का चयन करना पड़ता है, तो काफी हद तक मरीज को राहत मिलती है। जैसे एक बहुत अच्छी दवा है काली कार्ब। काली कार्ब का जो पेशेंट होता है, वो अक्सर ड्यूटी बाउंड होगा, बहुत ज्यादा रिजिड होगा अपने काम के प्रति, और उसका जो अस्थमा का जो तकलीफ है उसको बेटर बाई रॉकिंग, जिस चेयर पे से हिल रहा है तो उसको काफी आराम मिलेगा। और दूसरा देखने को मिलता है मेडोरेनम। मेडोरेनम भी एक बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है इस केस के लिए। इसमें भी अक्सर हिस्ट्री में देखते हैं तो बहुत सारे साइकोसिस सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके बिहाफ पे हम मेडोरेनम का चयन कर सकते हैं। जैसे मुंह खोल के सांस लेना, जीभ बाहर निकाल के सांस लेना, ये मेडोरेनम का सिम्टम है। ऐसे अगर हम बात करें स्पॉन्जिया की, स्पॉन्जिया में भी एक सीटी सी आवाज आती रहती है और वो रात में लेटने पे अक्सर बढ़ती है। तो ये सब ब्रोंकियल अस्थमा की मेडिसिन के बारे में हमने चर्चा करी। जहां तक बात है
एलर्जिक अस्थमा की, तो एलर्जिक अस्थमा में जो आपकी कॉमन मेडिसिन है, आर्सायोड है, नाक से पानी आएगा, इरिटेशन होगी, उसकी वजह से थिक डिस्चार्ज होगा। एलियम की बात करें तो अगस्त के महीने में ज्यादातर देखने को मिलता है। जहां तक बात सोरानम की करें, सोरानम बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है ऐसे केसेस के लिए जो एलर्जिक अस्थमा के हैं। मरीज कहता है डॉक्टर साहब या तो हम लेट जाए तो हमें आराम मिलता है, या शरीर के हाथ को ऐसे फैला ले तो हमें बहुत आराम मिलता है। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिन है जो अपने अनुभव के आधार पर आपसे हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि जो भी मेडिसिन का आप चयन करें, वो प्रॉपर किसी न किसी कुशल चिकित्सक के माध्यम से उसके संपर्क में आने के बाद ही करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन कभी कभी खतरनाक हो सकता है। मैं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव, एमडी होम्योपैथी, पिछले 15 सालों से ह्यूमन क्योर क्लिनिक जानकीपुरम लखनऊ के माध्यम से मैं लोगों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे रहा हूं। थैंक यू।